गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का उड़ान एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी। आशा करता हूँ एकदम अच्छी चल रही होगी, बहुत बेहतरीन। तो कल की मेरी जो क्लास थी कैसी लगी आप सब लोगों को, उस पर लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए हमारी चैनल को। अब से मेरी हर क्लास आपको सुबह 9 बजे मिलेगी। कितने बजे मिलेगी? 9 बजे। बढ़िया सुबह सुबह जल्दी उठ के नहा धो के एकदम रेडी होकर आ जाइए और बढ़ते हैं हम आगे अपने क्वेश्चनों की ओर। तो आज का पहला क्वेश्चन हमारा कि किस राज्य ने रिंडिया रेशम के लिए भौगोलिक संकेत जीआई टैग प्राप्त किया है। तो हम जीआई टैग से क्या समझते हैं, जीआई टैग होता क्या है, जीआई की फुल फॉर्म क्या होती है और ये कितने सालों के लिए दिया जाता है जीआई टैग। अगर हम जीआई टैग की बात करें तो इसकी फुल फॉर्म होती है ग्राफिकल इंडिकेटर। क्या होती है? ग्राफिकल इंडिकेटर। वैसे ये पूछा नहीं जाता है पेपरों में, पर फिर भी फुल फॉर्म पूछी नहीं जाती, पर फिर भी जान लीजिए क्या होती है ग्राफिकल इंडिकेटर। ग्राफिकल इंडिकेटर कितने सालों के लिए दिया जाता है? तो ये 10 सालों के लिए दिया जाता है। कितने साल के लिए दिया जाता है? तो ये 10 साल के लिए दिया जाता है। किसको दिया जाता है जीआई टैग? जो कोई एक क्षेत्र, जिसकी कोई एक प्रोडक्ट, अगर उस प्रोडक्ट की विशेषता बताने के लिए दिया जाता है, जैसे वहाँ की कोई उसके गुण हुए उस प्रोडक्ट के, तो वो जो अच्छे गुण होते हैं ना उनके, जो उनमें स्वाद होता है, या फिर कोई ऐसा प्रोडक्ट जो फेमस हो, जैसे दार्जिलिंग की चाय फेमस है, तो उनको जीआई टैग दिया जाता है। अगर हम बात करें मेघालय को जीआई टैग, मेघालय के रिंडिया रेशम को जीआई टैग दिया गया है। किसको दिया गया है? मेघालय के रिंडिया रेशम को। मेघालय के रिंडिया रेशम को जीआई टैग दिया गया है। मेघालय में और किस किस को जीआई टैग दिया गया है? मेघालय की बात करें तो यहाँ के खासी हैंडलूम को जीआई टैग दिया है। और किसको दिया गया है? तो और यहाँ की हल्दी को भी जीआई टैग मिल चुका है, मेघालय की। अगर हम बात करें असम की, तो असम में जीआई टैग किस किस को दिया है? तो असम की बात करें तो यहाँ की असम में किस किस को जीआई टैग दिया गया बताइए आप। तो असम में बोडो, बोडो आरानोई किसको दिया है? बोडो आरानोई को जीआई टैग दिया है। और किसको दिया है? बोडो नारजी को। मणिपुर में किसको दिया गया है और त्रिपुरा में किसको दिया गया है जीआई टैग? मणिपुर में और त्रिपुरा में। तो त्रिपुरा की बात करें तो यहाँ के मातावारी, मातावारी पेड़ा प्रसाद, यहाँ के मातावाड़ी पेड़ा प्रसाद को जीआई टैग दिया है, जो यहाँ के त्रिपुरेश्वर मंदिर पे चढ़ाया जाता है। कहाँ पे? त्रिपुरेश्वर मंदिर के मातावारी पेड़ा प्रसाद। अगर हम बात करें मणिपुर, मणिपुर में किस किस को जीआई टैग दिया गया है? तो यहाँ की हथेई मिर्च। किसको? हथेई मिर्च। हथेई मिर्च। और किसको जीआई टैग दिया है? यहाँ के संतरे को भी जीआई टैग दिया है। अच्छा, रिंडिया रेशम एक ऐसा कपड़ा होता है, ऐसा मतलब रेशम कपड़ा है। या रिंडिया रेशम, किसकी बात करें हम? रिंडिया रेशम की। तो रिंडिया रेशम एक ऐसा कपड़ा है जिसे यहाँ का जो खासी समुदाय है वो अपने हाथों से बुनता है, अपने हाथों से उसकी कटाई करता है और अपने हाथों से ही उनको रंगा जाता है। किसको? रिंडिया रेशम को। तो बढ़ते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन की और इस क्वेश्चन की। मेघालय को रिंडिया रेशम के लिए भौगोलिक संकेत जीआई टैग प्रदान किया गया है। यह रेशमी कपड़ा खासी समुदाय द्वारा एरी रेशम से हाथ से काटा जाता है, बुना जाता है और प्राकृतिक रंगों से रंगा जाता है। जीआई टैग से इस पारंपरिक वस्त्र की पहचान को बढ़ावा मिलेगा, इसके बाजार में मांग बढ़ेगी और स्थानीय बुनकर को आर्थिक लाभ होता है। जब क्या होता है, किसी प्रोडक्ट को, जब वहां के प्रोडक्ट को जीआई टैग मिलता है तो वहाँ के जो मजदूर होते हैं, वहाँ के जो उनको पैदावार करते हैं, उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार आता है और उसकी मांग बढ़ती है उस प्रोडक्ट की। और क्या होता है, उस प्रोडक्ट की पहचान बढ़ती है। अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे हम, किस राज्य सरकार ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अभ्यारण्य नामक एक नया वन्यजीव अभ्यारण्य घोषित किया है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, अभी हाल ही में मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने
डॉक्टर भीमराव जी की अंबेडकर की जयंती पर एक नया वन्य जीव अभ्यारण्य घोषित किया है। कब थी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती? तो 14 अप्रैल। कब थी? 14 अप्रैल। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जन्म कब हुआ था? 14 अप्रैल 1891 में। अगर हम बात करें तो इनको भारत रत्न कब दिया था? इनको भारत रत्न 1990 में दिया गया था, मरणोपरांत। इनको भारतीय संविधान के निर्माता शिल्पकार कहा जाता है। अगर हम बात करें तो किस राज्य ने इनके नाम पर ही डॉक्टर मुख्य इनके नाम पर ही मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहनलाल यादव ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वन्यजीव अभ्यारण्य को घोषित किया है। कहाँ पे? ये सागर में, मध्य प्रदेश के सागर में। कहाँ पे घोषित किया है? तो मध्य प्रदेश के सागर में। मध्य प्रदेश के सागर जिले के। वैसे पूछेगा नहीं इतने अंदर तक, फिर भी आप जान लीजिए, क्या पता पूछ ले। व्यापम वाला कुछ भी पूछ सकता है मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के। मध्य प्रदेश के सागर जिले के बांदा और सागड़ तहसील में। कौन से में? बांदा और सागड़। कहाँ पे रही? मध्य प्रदेश के बांदा और सागड़ तहसील में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वन्यजीव अभ्यारण्य बनाया जाएगा। तो ये मध्य प्रदेश का कौन सा अभ्यारण्य है? किस नंबर का अभ्यारण्य क्रम में? तो मध्य प्रदेश का 25वां वन्यजीव अभ्यारण्य है। अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में कितने वन्यजीव अभ्यारण्य? तो उत्तर प्रदेश में भी 25 वन्यजीव अभ्यारण्य। अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में कितने वन्यजीव अभ्यारण्य? तो छत्तीसगढ़ में 8 वन्यजीव अभ्यारण्य। राजस्थान में कितने वन्यजीव अभ्यारण्य? तो राजस्थान में 26 वन्यजीव अभ्यारण्य। कितने हैं? 26। अच्छा, इसके भौगोलिक क्षेत्रफल के बारे में बात करें, इस डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो बनाया गया है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी अभ्यारण्य, तो इसका क्षेत्रफल कितना है? 258.64 वर्ग किलोमीटर। कितना? 258.64 वर्ग किलोमीटर। अच्छा, हम उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश के सीएम कौन है? और उत्तर प्रदेश की कैपिटल क्या है? और यहाँ के गवर्नर कौन है? कैपिटल उत्तर प्रदेश की लखनऊ। क्या है? लखनऊ। अच्छा, छत्तीसगढ़ की भी बताइए तीनों चीज। कैपिटल, अगर हम उत्तर प्रदेश कैपिटल की बात करें तो लखनऊ है। क्या है? लखनऊ। सीएम जी की बात करें तो कौन है? योगी आदित्यनाथ जी। कौन है? योगी आदित्यनाथ। यहाँ की गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल। हम छत्तीसगढ़ की कैपिटल की बात करें तो छत्तीसगढ़ की कैपिटल है रायपुर। छत्तीसगढ़ के सीएम कौन है? विष्णु देव राय। कौन है? विष्णु देव राय। छत्तीसगढ़ के गवर्नर कौन है? तो छत्तीसगढ़ के गवर्नर है रेमन डेका। कौन है? रेमन डेका। हम बात करें मध्य प्रदेश, तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री तो मैंने जैसा कि आपको बताया था अभी, डॉक्टर मोहन यादव। यहाँ के गवर्नर कौन है? तो मंगू भाई पटेल। मंगू भाई छगनलाल पटेल। मध्य प्रदेश की कैपिटल क्या है? तो मध्य प्रदेश कैपिटल है भोपाल। क्या है? भोपाल। अगर हम राजस्थान की बात करते हैं तो राजस्थान की कैपिटल क्या है? जयपुर। क्या है? जयपुर। राजस्थान के सीएम कौन है? और राजस्थानी गवर्नर कौन है? तो राजस्थानी सीएम है भजन लाल। कौन है? भजन लाल। और राजस्थान के गवर्नर कौन है? तो राजस्थानी गवर्नर है हरिभाऊ बागड़े। कौन है? हरिभाऊ
बागड़े। तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी मिलते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मध्य प्रदेश सरकार ने सागर जिले में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अभ्यारण्य नामक एक नया वन्य जीव अभ्यारण्य घोषित किया है। कहां पे? सागर जिले में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किसने सुखोई 30 MKI से लंबी दूरी के ग्लाइड बम गौरव का परीक्षण किया है? तो किसने किया है अभी हाल ही में? तो डीआरडीओ ने किया है। किसने किया है? डीआरडीओ ने। अगर हम बात करें सुखोई 30 MKI की, तो ये लड़ाकू विमान है। कैसा विमान है? लड़ाकू विमान है। इसका अभी परीक्षण किया गया है इस विमान का। तो ये परीक्षण कहां पे हुआ है? तो ये उड़ीसा के बालासोर में परीक्षण किया गया है। उड़ीसा के बालासोर में। कहां पे परीक्षण हुआ है? उड़ीसा के बालासोर में। तो अभी क्या है, इसने जीपीएस और सैटेलाइट सिस्टम के द्वारा बिल्कुल सटीक निशाना साधा है। कितना? जीपीएस और नाविक सैटेलाइट सिस्टम। जीपीएस और नाविक सैटेलाइट सिस्टम की मदद से 100 किलोमीटर की दूरी 100 किलोमीटर दूरी तक का लक्ष्य 100 किलोमीटर की दूरी तक का ग्लाइड बम गौरव परीक्षण किया है। तक का ग्लाइड बम गौरव का परीक्षण किया है। अगर हम बात करें HAL की, डीआरडीओ की बात करते हैं। पहले डीआरडीओ पे चर्चा चल रही है, तो डीआरडीओ की स्थापना कब हुई थी? तो डीआरडीओ की स्थापना हुई थी 1958 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली में। डीआरडीओ का उद्देश्य क्या है? तो डीआरडीओ का उद्देश्य है भारतीय सेना के लिए रक्षा साधन और हथियार के मामले में भारतीय सेना को आत्मनिर्भर बनाना डीआरडीओ का अपना उद्देश्य है। अगर हम इसके वर्तमान और प्रथम अध्यक्ष की बात करें, तो इसके प्रथम अध्यक्ष थे कौन? प्रथम अध्यक्ष किसके? डीआरडीओ के। यही लिख देता हूं। प्रथम अध्यक्ष डॉक्टर भी अरुणाचलम। वर्तमान टाइम पे अध्यक्ष कौन है? वर्तमान है डॉक्टर समीर कामत। कौन? डॉक्टर समीर कामत। अगर हम HAL की बात करें, तो HAL का हेडक्वार्टर कहाँ है? HAL की स्थापना कब हुई थी? तो इसका हेडक्वार्टर बेंगलोर में। कहाँ है? बेंगलोर में। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1940 में। बोर्ड पे थोड़ी सी जगह नहीं बची है, तो मैं वैसे ही बता देता हूँ आपको। इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसरो का हेडक्वार्टर है बेंगलोर में। इसरो की स्थापना कब हुई थी? तो 15 अगस्त 1969 को इसरो की स्थापना हुई थी। इसरो के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर विक्रम साराभाई। और इसरो के वर्तमान टाइम पे अध्यक्ष कौन है? इसरो के वर्तमान टाइम पर अध्यक्ष है डॉक्टर वी नारायण। कौन है? डॉक्टर वी नारायण। कौन है? डॉक्टर वी नारायण। अगर हम बात करें इंडियन एयरफोर्स की, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? इंडियन एयरफोर्स की स्थापना कब हुई थी? तो 1932। कब हुई थी? 1932। बहुत सी जगह आपको देखने को मिल जाएगा 1954। 1954 में क्या हुआ था यहाँ? इसके एयरफोर्स के जो संस्थापक हैं मार्शल सुबंतो, इन्होंने पहली बार पदभार संभाला था इंडियन एयरफोर्स का। तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी मिलती है। बढ़ते हैं इस क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन की ओर। हाल ही में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ ने
भारतीय वायुसेना के सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान से गौरव नामक 100 किलोमीटर तक मार करने में सक्षम लंबी दूरी के ग्लाइड बम का सफल परीक्षण किया है। यह परीक्षण उड़ीसा के तट पर के पास किया गया। इस परीक्षण में जीपीएस और नाविक सैटेलाइट सिस्टम की मदद से बम ने सटीक निशाना साधा। इसने अदानी डिफेंस और भारत फोर्स जैसी कंपनियां भी सहयोग था। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2025 के अनुसार 147 देशों में से भारत किस स्थान पर है? अगर हम बात करें वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स रिपोर्ट की, तो भारत 147 में से 118 रहा। कितने में से? 147 में से। अगर हम इसी के साथ बात करते हैं ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स, इसमें भारत का स्थान कौन सा है? अगर हम बात करें एशिया पावर इंडेक्स, इसमें भारत की रैंक क्या है? अगर हम बात करें ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स, इसमें भारत की रैंक क्या है? हम बात करें ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, इसमें भारत की रैंक क्या है? अगर हम बात करें वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स की, इसमें भारत की रैंक क्या है? अगर हम बात करें ग्लोबल हंगरी इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है? तो अगर ग्लोबल, एक सेकेंड, ग्लोबल हंगरी इंडेक्स, तो इसमें भारत की रैंक क्या है? अगर हम बात करें ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स की, तो ये एक ऐसा इंडेक्स होता है ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स जिस जैसे कोई भी कंपनी है इसका मूल्यांकन करीब $1 अरब से अधिक या $1 अरब तक हो, उसको बोलते हैं ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स। तो इसमें भारत की रैंक 3rd है। अमेरिका और चीन के बाद भारत तीसरे नंबर पे है। और एशिया पावर इंडेक्स में भी भारत की रैंक कितनी है? 3rd है। कितनी है? 3rd। अगर हम बात करें, सॉरी, ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स ये है 3rd। अच्छा, डबल बार लिख गया है। ठीक ठीक ठीक। तो ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स कितना है? 3rd। अगर हम बात करें ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है, तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत की रैंक है 134। कितनी है? 134। कितने देशों में से? 193 में से। अगर हम बात करें वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स की, पहले, तो इसमें भारत की रैंक कितनी है? 161, 180 देशों में से। बाकी आप लोग तो जानते ही हैं, इंडिया की मीडिया है, कितनी अच्छी खबरें दिखाती है। तो हम चलते हैं ग्लोबल हंगरी इंडेक्स की। तो ग्लोबल हंगरी इंडेक्स में भारत का स्थान कौन सा है? तो 105। कितना है? 105, 125 में से। तो बढ़ते हैं हम इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? 118। विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत 147 देशों में से 118वें स्थान पर है। कितने पर है? 118वें स्थान पर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत ने हाल ही में किस पड़ोसी देश के साथ ट्रांसशिपमेंट सुविधा समाप्त की है? अगर हम बात करें ट्रांसशिपमेंट की, तो ये होता क्या है? ट्रांसशिपमेंट, ट्रांसशिपमेंट, ट्रांसशिपमेंट मतलब कोई एक देश जो अपना निर्यात किसी दूसरे देश में निर्यात करने से पहले, निर्यात करने के लिए जाता है, तो रास्ते में जब उसको किसी और देश का रास्ता इस्तेमाल करना पड़ता है, उसको बोलते हैं ट्रांसशिपमेंट। तो अभी बांग्लादेश को 2020 में ट्रांसशिपमेंट की सुविधा दी थी। कब दी थी? 2020 में। तो अभी 2025 में इसको समाप्त कर दिया गया। कब समाप्त किया गया था? 2025 में इसको समाप्त किया गया। किसको दी थी? बांग्लादेश को। अगर हम बात करें नेपाल की, तो नेपाल की कैपिटल क्या है? नेपाल की कैपिटल है काठमांडू। क्या है? काठमांडू। नेपाली करेंसी क्या है? नेपाली रुपया। अगर हम म्यांमार की बात करें, म्यांमार की कैपिटल क्या है? तो म्यांमार की कैपिटल नेपिडा। क्या है? नेपिडा। और यहाँ की करेंसी है क्यात। क्या है? क्यात। श्रीलंका,
श्रीलंका की कैपिटल क्या है? तो श्रीलंका की कैपिटल है श्री जयवर्धनपुर कोट्टे। श्री श्री जयवर्धनपुर कोट्टे। और श्रीलंका की करेंसी क्या है? श्रीलंकी रुपया। अब बांग्लादेश की कैपिटल की बात करें तो बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका। करेंसी है टका। राइटिंग पे मत जाना, बस सुनते जाना अच्छे से एकदम फोकस होकर। तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी मिलती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत ने 2020 में बांग्लादेश को ट्रांसशिपमेंट सुविधा प्रदान की थी, जिसने जिससे वह भारतीय क्षेत्र का उपयोग करके नेपाल, भूटान और म्यांमार जैसे देशों को अपना निर्यात भेज सकता था। हालांकि अप्रैल 2025 में भारत ने यह सुविधा समाप्त कर दी है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस देश के क्रिकेटर एंडरसन को खेल में योगदान के लिए नाइटहुड उपाधि से सम्मानित किया है? अगर हम बात, नाइटहुड उपाधि क्या होती है, किसको दी जाती है नाइटहुड की उपाधि? यह ब्रिटिश सरकार द्वारा ब्रिटिश सरकार द्वारा किसी भी नागरिक को दी जाने वाली दी जाने वाली दिया जाने वाला सम्मान सूचक है। अगर हम बात करें क्रिकेटर एंडरसन की, ये बहुत तेज गेंदबाज थे, इंग्लैंड के तेज गेंदबाज हैं। कौन है इंग्लैंड के तेज गेंदबाज हैं? तो किस देश ने इन्हें नाइटहुड की उपाधि दी है? तो ब्रिटेन ने इनको नाइटहुड की उपाधि दी है। किसने? ब्रिटेन ने। ब्रिटेन की बात करें तो ब्रिटेन का कैपिटल क्या है और ब्रिटेन की करेंसी क्या है? ब्रिटेन की कैपिटल और करेंसी, तो ब्रिटेन की कैपिटल है लंदन। क्या है? लंदन। और ब्रिटेन की करेंसी क्या है? पाउंड। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल क्या है? कैनबरा। करेंसी क्या है? डॉलर। और अफगानिस्तान की कैपिटल काबुल। और करेंसी अफगान की अफगानी। अगर हम बात करें न्यूजीलैंड की, न्यूजीलैंड की कैपिटल क्या है? करेंसी क्या है? न्यूजीलैंड की करेंसी है डॉलर। क्या है? डॉलर ही है। और न्यूजीलैंड की कैपिटल क्या है? वेलिंगटन। बढ़ते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन की ओर। इंग्लैंड के दिग्गज तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन को खेल में उल्लेखनीय योगदान के लिए नाइटहुड से सम्मानित किया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नंबर 7। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को हाल ही में किस देश में मानद डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया गया है? अभी हाल ही में 7 अप्रैल को। कब? 7 अप्रैल को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी 4 दिवस की राजकीय यात्रा पर गई थी। 2 देशों की 4 दिवसीय राजकीय यात्रा पर गई थी। कितने दिवसीय यात्रा थी? 4 दिवसीय यात्रा। कब गई थी ये? 7 से 10 अप्रैल तक। कौन से 2 देश हैं वो? कब, कौन से 2 देशों में गई थी? पुर्तगाल और स्लोवाकिया। पुर्तगाल और स्लोवाकिया की 2 देशों की यात्रा पर गई थी। क्या हुआ था ये सब? अभी क्या है, द्रौपदी मुर्मू जी पुर्तगाल और इंडिया के जो 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर पुर्तगाल गई थी, तो इनको पुर्तगाल में एक अवार्ड दिया गया था जिसका नाम है की ऑफ ऑनर। कौन सा अवार्ड दिया था? की ऑफ ऑनर। की ऑफ ऑनर इनको अवार्ड दिया गया था पुर्तगाल में। अभी स्लोवाकिया में इन्होंने डॉक्टर, मानद डॉक्टर की उपाधि दी है। कौन सी? मानद डॉक्टरेट। मानद डॉक्टरेट की उपाधि दी है स्लोवाकिया में। अगर हम बात करें स्लोवाकिया की, तो स्लोवाकिया की कैपिटल क्या है? स्लोवाकिया की कैपिटल क्या है?
स्लोवाकिया के कॉन्स्टेंटाइन द फिलोसफर यूनिवर्सिटी में इनको फिलोसफर यूनिवर्सिटी कहां पर मानद डॉक्टर की उपाधि दी गई थी? स्लोवाकिया के कॉन्स्टाइन द फिलोसफर यूनिवर्सिटी में इनको मानद डॉक्टरेट की उपाधि दी गई थी। अगर हम बात करें स्लोवाकिया, तो स्लोवाकिया की कैपिटल क्या है और करेंसी क्या है? स्लोवाकिया की कैपिटल की बात करें हम, तो स्लोवाकिया की कैपिटल क्या है और करेंसी क्या है? पुर्तगाल की कैपिटल और करेंसी क्या है? तो पुर्तगाली कैपिटल है लिस्बन। क्या है? लिस्बन। करेंसी है यहाँ की यूरो। स्लोवाकिया की कैपिटल क्या है? ब्रातिस्लावा। ब्रातिस्लावा। यहाँ की करेंसी भी यूरो। क्या है करेंसी? यूरो। अगर हम बात करें मॉरिशस की कैपिटल क्या है? पोर्ट लुई। करेंसी है रुपये, रुपी। अगर हम बात करें अल्जीरिया की, तो अल्जीरिया की कैपिटल क्या है? अल्जीयर्स। करेंसी की बात करें तो यहाँ की करेंसी है दिनार। क्या है? दिनार। बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन की ओर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने हाल ही में स्लोवाकिया और पुर्तगाल की 4 दिवसीय राजकीय यात्रा की। इस यात्रा के दौरान उन्हें स्लोवाकिया के नित्रा शहर में स्थित कॉन्स्टेंटाइन द फिलोसफर यूनिवर्सिटी द्वारा मानद डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया गया। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 2025 में निम्नलिखित में से किस उत्पाद को जीआई टैग प्रदान किया गया है? जीआई टैग के बारे में मैंने आपको पहले क्वेश्चन बताया था, ये 10 साल के दिया जाता है। इसकी इसकी फुल फॉर्म है ग्राफिकल इंडिकेटर। विशेष उत्पाद को दिया जाता है, तो ये अभी बनारसी पान को दिया गया था। किसको दिया गया था? बनारसी पान को। इसकी विशिष्ट स्वाद के लिए और इसकी सुगंध बहुत अच्छी है, इसलिए इसको बनारसी पान को जीआई टैग दिया गया था। अगर आपने एक गाना सुना हो, खई के पान बनारस वाला, खुल जाए बंद अकल का ताला, तो अपने अपने अकल के ताले खोल लीजिए और करंट अफेयर पे फोकस करिए। तो बनारसी पान, ये गाना अच्छा किस मूवी में था? पहले जो मूवी था बनारसी बाबू में ये गाना आने वाला था, लेकिन बाद में इसको डॉन मूवी में कर दिया गया। कौन सी मूवी में आया बाद में? डॉन मूवी में। अरे कभी कभी पूछ लेता भाई, याद रखना पड़ता है। किसको मिला है जीआई टैग? बनारसी पान को। अच्छा, दार्जिलिंग चाय की बात करें, बनारसी पान कहाँ पे? यूपी में। दार्जिलिंग चाय कहाँ पे? दार्जिलिंग चाय को भी जीआई टैग मिल चुका है, तो ये पश्चिम बंगाल में। कहाँ पे? पश्चिम बंगाल में। कांचीपुरम सिल्क को भी जीआई टैग मिल चुका है, तो ये कहाँ पे? तेलंगाना में। मधुबानी पेंटिंग को भी जीआई टैग मिला है, तो ये कहाँ पे? मधुबानी पेंटिंग कहाँ पे? तो ये बिहार में। कहाँ पे? बिहार में। इसको मिथिला पेंटिंग भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? मिथिला पेंटिंग। क्या बोला जाता है इसको? मिथिला मिथिला पेंटिंग भी बोला जाता है। ये तमिलनाडु होगा थोड़ा सा। कांचीपुरम कहाँ? तमिलनाडु में इसको जीआई टैग मिल चुका है। तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी मिलती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 2025 में उत्तर प्रदेश के बनारस पान को जीआई टैग प्रदान किया गया है। यह पान अपनी विशिष्ट सुगंध, स्वाद और बनारसी परंपरा के लिए प्रसिद्ध है। बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 के लिए शॉर्टलिस्ट होने वाली पहली पुस्तक कौन सी बनी है? अ लेपर्ड स्किन हेड, हर्टलेम, परफेक्शन और स्मॉल बोट। कौन सी पुस्तक बनी? अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार पहले होता क्या है? कोई प्रतिष्ठित साहित्यिक पुरस्कार जो हर साल किसी भी भाषा में लिखी गई हो। ऐसी पुस्तक को अंग्रेजी अनुवाद होकर जो ब्रिटेन और आयरलैंड में शामिल की गई हो, आयरलैंड में प्रकाशित हुई हो, उस पुस्तक को उस व्यक्ति को अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिलता है। उस पुस्तक को अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार दिया जाता है। अगर हम बात करें किसी भी उपन्यास के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ को पुरस्कृत करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार दिया जाता है। तो ये अभी बुकर पुरस्कार किसको मिला है? तो ये अभी हार्ट लैम को मिला है। किसको मिला है? अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार हार्ट लैम पुस्तक को मिला है। ये किसकी पुस्तक है? बानू मुस्ताक। किसकी पुस्तक है? बानू मुस्ताक। परफेक्शन किसकी पुस्तक है? स्मॉल बोर्ड किसकी पुस्तक है? ये 12, इसमें 12 लघु कहानियां
कितनी कहानियां हैं? 12 लघु कहानियां हैं इसमें। बानू मुस्तक की पुस्तक है, इसमें 12 लघु कहानियां हैं। कितनी कहानियां हैं? 12 लघु कहानियां। ये किस भाषा में है? तो ये कन्नड़ भाषा में। कौन सी भाषा में? ये कन्नड़ भाषा में। अ लेपर्ड स्किन हेड, ये किसकी पुस्तक है? तो ये एरी सिरे की, एनी सिरे। परफेक्शन किसकी किसकी पुस्तक है? लिट्रोनोको, लिट्री नेको, लिट्रे निको। स्मॉल बोर्ड किसकी पुस्तक है? स्मॉल बोर्ड बताइए, स्मॉल बोर्ड किसकी पुस्तक है? तो स्मॉल बोर्ड है विंसेंट की। किसकी पुस्तक है? विंसेंट की। बढ़ते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन की ओर। हार्टलैम बानू मुस्तक द्वारा लिखित 12 लघु कहानियों का संग्रह है, जो 1990 में से 2023 के बीच कन्नड़ भाषा में लिखी गई थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन ये, ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट जीटीएस 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? थोड़ा सा हिंदी में गलत हो गया, सही कर लेना। ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट, ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट की बात करें तो ये हुआ कब था? 10 से 12 अप्रैल। कब हुआ? ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट कब हुआ था? 10 से 12 अप्रैल। अच्छा, इसका कौन सा संस्करण था? ये 9वां संस्करण था। कौन सा संस्करण था? 9वां संस्करण। इसकी थीम की बात करें, इसकी विषय क्या थी? संभावना। क्या थी? संभावना। क्या थी इसकी थीम? संभावना। इसके आयोजक कौन थे और इसमें भागीदार कौन रहा? इसके आयोजक भारत का विदेश मंत्रालय, और कार्नेगी इंडिया, और कार्नेगी इंडिया द्वारा इसका आयोजन किया गया। अगर हम इसके भागीदार की बात करें, इसमें कितने देशों के इस लोगों ने भाग लिया है? 40 से अधिक देशों के लोगों ने भाग लिया है। अगर हम ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट की बात करें तो इसका उद्देश्य क्या है? नवाचार, लचीलापन, नवाचार लचीलापन और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग पर ध्यान केंद्रित करते हुए वैश्विक जो वार्तालापें होती है, नीति होती है, उनको आकार देना इसका उद्देश्य है। तो ये कहाँ पे हुई थी ये समिट? अभी ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट। आज के लिए इतना ही। और ये तो मैं कुछ दिखाता हूँ। ये हमारा ऑफलाइन सेंटर है उड़ान अकेडमी भोपाल में। एड्रेस 46 फर्स्ट फ्लोर पे अर्चना टॉवर सेक्टर इंदुपुरी में है ये भोपाल में। तो आइए विजिट करिए, आप एक बार डेमो देके देखिए। ये हमारी कोचिंग का नंबर है। आपको कोई भी जानकारी चाहिए हो करियर से रिलेटेड, किसी भी एग्जाम को लेके कोई भी समस्या हो, तो आप इस पर बात कर सकते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ही ना भूलें। ये हमारी कोचिंग का नंबर है। जय श्री राम। थैंक यू।